जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी डर रहता है कि कानून के पास जाना या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना, ये जो हमारे एक माइंडसेट बना हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, माइंडसेट और डर तो हमारी समाज की वजह से बैठा हुआ है। जो महिलाएं परेशान हैं उनको परेशान करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं ज़्यादातर। तो आपको नहीं लगता ये घर टूट रहे हैं सिर्फ ये लिव इन में रहने की वजह से, या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से? फैमिली कोर्ट एक हुआ करता था पहले, अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 4 फैमिली कोर्ट तो हैं। उन 4 फैमिली कोर्ट में भी आप देखो कि इतनी भीड़ होती है। लोग यही सोच के डरते हैं कि हम अगर केस डालेंगे तो सालों साल लग जाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी जुडिशरी में जजेस की कमी है। कोर्ट में न्याय होता है या सिर्फ फैसले ही सुनाए जाते हैं? कोर्ट में न्याय होता है, जरूर होता है। अकेले फैसले नहीं सुनाए जाते, फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनाए जाते हैं। अगर वहाँ से न्याय नहीं हो रहा तो फैसला सुना दिया। 5 से 6 साल से वकालत कर रही हैं, आपने इस दौरान कोई ऐसा केस देखा है जो आपको अंदर से झकझोर दिया हो? मेरे पास एक महिला आई थी, उसने 4 लड़कों पर गैंग रेप का मुकदमा लगाया था। हम वकील लोगों को पहले ही दिन पता होता है कि आप मुझसे कितना सही बोल रही हो, कितना गलत। नमस्कार दर्शकों, मैं साक्षी मलिक अपने पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस तनीषा शर्मा। तनीषा शर्मा पेशे से वकील हैं और आगरा सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। पिछले 5 से 6 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। फैमिली कोर्ट में तनीषा जी स्पेशलिस्ट हैं। आइए कुछ चर्चा करते हैं तनीषा जी से। तनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि वकालत लड़कियां ज़्यादातर मतलब किसी और, जैसे टीचिंग में जाना चाहती हैं, बैंकिंग सर्विसेज में जाएंगी या और भी सारे फील्ड में, वकालत का आपके मन में क्या आया कि मुझे वकील बनना चाहिए? पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया मेरी बात रखने के लिए। दूसरा, एडवोकेसी में आना मतलब मैं बचपन से ही थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड रही हूँ, लोगों के लिए सोचती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ जी। बचपन में भी मैं जब खुद पढ़ती थी तब मेरे पास में ही जो जैसे हमारे यहाँ होममेड आती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको फ्री में सेवा दिया करती थी। तो मैं समाज के लिए बचपन से ही कुछ करना चाहती थी। और इसीलिए मुझे लगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे को थोड़ा मेरी पावर का भी मैं यूज़ कर पाऊँगी। जैसे कि मेरे को बचपन से ही लगता है कि हाँ, मैं बचपन से थोड़ी एक्टिव हूँ और मैं लोगों की सेवा भी कर पाऊँगी। ये भी एक तरीका है कि आप किसी की परेशानियों को, समस्याओं को समाधान कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के थ्रू। एडवोकेसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है जी, जिसमें देखो पैसा तो सबको ही कमाना बिल्कुल, है, बिल्कुल, लेकिन जहाँ आप दबाव में काम नहीं कर सकते, बिल्कुल, जहाँ आप इंडिविजुअल तरीके से अपनी पावर का यूज़ करके, अपनी नॉलेज का यूज़ करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आपके परिवार में भी कोई वकील हैं या आपका खुद का ही शुरू से मन था कि मैं बड़े होके वकील बनूं? नहीं, मेरी फैमिली में कोई एडवोकेट नहीं है। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। नाइस। और बस अच्छी चल रही है वकालत मेरी आप सबके आशीर्वाद से, और जिन लोगों की सेवा करती हूँ उनके बहुत आशीर्वाद सुंदर। से। मैंने जहाँ तक आपका पूरा देखा और आपको जाना और आपका पूरा प्रोफाइल मैंने चेक किया, तो आप समाज हित के लिए भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हाँ, मैं समाज के लिए बहुत कार्य करती हूँ और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम भी जी, समाज के लिए बहुत कार्य करती है और महिलाओं के लिए ज़्यादा मैं स्पेशली। जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाओं के लिए कितने भी कानून बन जाएँ, लेकिन फिर भी वो थोड़ा पीछे ही हैं आज भी। कहीं ना कहीं उनको एक रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, तो सब मेरे प्लेटफॉर्म से मैं लोगों की सेवा करती हूँ। बहुत सुंदर। जो लोग मेरे पास तक नहीं आ पाते हैं तो मैं अपनी बात बाय द सोशल मीडिया लोगों तक रखती हूँ। वो लोग मेरे से बाय कॉल भी हेल्प ले लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई भी महिला किसी भी कारणवश अपने परिवार में या किसी परिवार से बाहर भी परेशान है, किसी प्रकार से पीड़ित हैं वो, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेती हैं बाय दी सोशल मीडिया ऑल्सो। तो आप कहीं ना कहीं उनकी मतलब कानूनी प्रक्रिया के थ्रू बिल्कुल, मैं उनकी पूरी मदद करते हैं। बहुत सुंदर। जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसको वो सिर्फ कानूनी मदद से ही सुलझा सकती हैं, जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी डर रहता है कि कानून के पास जाना या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना, ये जो हमारे एक माइंडसेट बना हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगी?
देखो, माइंडसेट और डर तो हमारी समाज की वजह से बैठा हुआ है। जो महिलाएं परेशान हैं, उनको परेशान करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं हैं ज्यादातर। बचपन से ही। महिलाएं डरती हैं अपनी फैमिली में अपनी परेशानियां शेयर करने से, बिल्कुल क्योंकि उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन तो कोई निकलता नहीं है। बिल्कुल। और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि जिस हाल में हो उसी हाल में रहो। इस प्रेशर को झेलते हुए वो लोगों से डिस्कस भी नहीं करना चाहती हैं। हालांकि वो कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगी या नहीं, अपनी शिकायत देंगी या नहीं, ये सेकेंडरी है। राइट। इनफैक्ट वो अपनी बात रखें, अपनी बात लोगों से शेयर करें। अगर महिला ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी बात अपने मन में रखेगा, लोगों से शेयर नहीं करेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार बनेगा। डिप्रेशन के शिकार की वजह से आजकल लोग कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं जो हमारी सोसाइटी का क्राइम है, जैसे कि सुसाइड कर लेना, या डिप्रेशन में आने के बाद जिसकी वजह से डिप्रेशन में वो आ रहे हैं उन्हीं का मर्डर कर देना। जो ज्यादा दबाव, मानसिक दबाव आता है तो कहीं ना कहीं उनको इस स्थिति में आना पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए महिलाओं को बातें शेयर करनी चाहिए। जो भी उनके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, उनके फैमिली फ्रेंड है या फैमिली वाले लोग हैं, उन लोगों से अपनी बात रखें। हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल पाए, लेकिन अगर आप बात ही नहीं कहोगे तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी का विषय है। तनीषा जी, मुझे लगता है न केवल महिलाएं, पुरुष भी, महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ परेशानियां हैं, तो कानून सबके लिए एक समान है। आप कानून की मदद ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप एक अच्छे वकील के पास जाएं। ये कानून सबके लिए एक समान नहीं है, ये मेरा मानना है। अच्छा। हाँ, महिलाओं के लिए कानून ज़्यादा है। अच्छा। जब आपने बात पुरुषों की करी है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये बात कहनी पड़ रही है। बिल्कुल, कि कानून सबके लिए एक सा नहीं है। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। पुरुषों के लिए कोई कानून है ही नहीं। अरे, पुरुष अगर किसी भी बात से परेशान है, हाँ, तो वो रो भी नहीं सकते, शिकायत तो बाद में करेंगे। ये बहुत नेचुरल। अगर किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है, उसके साथ मारपीट कर रही है, उसे मानसिक प्रताड़ित कर रही है, उस पर मेंटल प्रेशर दे रही है किसी बात का, तो वो कोई शिकायत नहीं कर सकता अपने पुलिस स्टेशन में जाके। ईगो की प्रॉब्लम भी है, उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। पुलिस वाले भी उसको ये कहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। दूसरा मर्द कभी कमजोर नहीं होता, ऐसा हमारी समाज मानती है। तो आप कमजोर थोड़े ना हो, आप अपनी वाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, लोग यही सोचेंगे। लेकिन सिर्फ थप्पड़ मार देना वायलेंस नहीं होता कि कोई पति अपनी पत्नी में थप्पड़ मार रहा है। बहुत सारे वायलेंस होते हैं जो प्रेशर देते हैं, मानसिक प्रेशर हो सकता है, सामाजिक प्रेशर हो सकता है, ये सब भी वायलेंस होते हैं। तो बहुत सारे पुरुष हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ऐसा, जैसा आपने अभी बहुत अच्छी बात कही है कि जनरली हमने बचपन से यही सुना है, कानून सबके लिए एक जैसा है। और ये जो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला है कि नहीं, एक जैसा समान नहीं होते, ये सच बात है। क्योंकि पुरुषों का भी कई बार आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा कि पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष कहाँ जाए, महिलाएं तो सीधा महिला आयोग चली जाती हैं और तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन आजकल डिवोर्स के मामले भी इतने उल्टे सीधे, मतलब फेक भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। लिव इन के जो आप देखेंगे कि लिव इन में अपनी मर्जी से लड़कियां रहती हैं, कई बार जब उनका नहीं कुछ, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तो वो एलिगेशन लगाकर रेप का और बहुत सारे एलिगेशन लगाकर लड़के ही उसमें फंस जाते हैं कई बार। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारी सोसाइटी तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, लिविंग रिलेशनशिप को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को या डाइवोर्स को भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अगर मैं भी हूँ और मैं बोलूंगी मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो शायद मेरे पेरेंट्स ही मुझसे मना करने लगेंगे। फैमिली प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहेगा, सोशल प्रेशर रहेगा, इवन मेरे दोस्त भी मुझसे कहने लगेंगे नहीं यार ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन पे वो नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये व्यक्ति किस पीड़ा से गुजर रहा है। इस पीड़ा में रहने से बेटर है डाइवोर्स हो जाए। उस पीड़ा में इतना दर्द होता है, लोग शादी इसलिए नहीं करते, पहले ही दिन से सोच के नहीं बैठे होते कि आज शादी करके मैं कल डाइवोर्स ले लूंगा। एक्चुअली उनके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि उन्हें वहां तक पहुंचना पड़ता है। कितना झेलते होंगे वो लोग एक दूसरे को, कितना परेशान रहते होंगे, कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा, कितना टॉर्चर सा होगा एक दूसरे का। तब जब नहीं बनी होगी तब व्यक्ति डाइवोर्स तक जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ईगो प्रॉब्लम है,
एक दूसरे को समय देते नहीं है, बात नहीं शेयर करते हैं। बात शेयर करते नहीं है, लैक ऑफ कन्वर्सेशन है, हम्म, एक दूसरे की बातें सुनते नहीं है। एक होता है ध्यान से सुनना, समझना नहीं एक हवा में चाहते, सुनना, एक ध्यान से सुनना सुनना, नहीं चाहते हैं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखना। हम्म, वाइफ का, महिलाओं का ज्यादा एजुकेटेड होना, मेरा मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो नहीं, लेकिन वाइफ का ज्यादा एजुकेटेड होना भी डाइवोर्स कई का एक कारण बन जाता है। जी, वाइफ का पैसा कमाना, एक अर्निंग वुमेन होती है, वो क्यों सुनेगी किसी हस्बैंड की, वही आ जाती है मन में, है ना। तो ये सारी जो पूरा बंच ऑफ पॉइंट्स हैं, ये डाइवोर्स का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन जाते हैं, रीजन बन जाते हैं। लोगों के अधिकारों के लिए हमारे कोर्ट, हमारे उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये इतने अच्छे अच्छे जजमेंट दे रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लीगल है सब, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स डाल दो। लेकिन किसी का अधिकार किसी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। आज एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या लिव इन रिलेशनशिप में है, तो एक्चुअली जो उसकी वाइफ है या जो उसका हस्बैंड है, वो कितनी पीड़ा में होगा। आपको नहीं लगता कि ये जो इतने सारे अधिकार दिए हैं या इतनी आप फ्रीडम दे दी है, ये और भी कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़ रहे हैं? जी, पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं थे। पहले लोग दो दो वाइफ नहीं रखती थी, या दो दो लोगों से एक घर, हस्बैंड घर में बैठा है, बाहर भी वाइफ अफेयर चला रही है अपना, पहले भी हुआ करता था। पहले बहुत कम हुआ करता था, अब ज्यादा होता है। एक डर था कि एक पुरुष जाति को एक डर था, क्योंकि हाँ, महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती थी, लेकिन पुरुष के ऊपर हो जाया करती थी। वो किसी की बेटी या किसी की वाइफ के संग अगर कोई पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, तो खुद या तो मैरिड है, फिर किसी के संग चला रहा है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे वो लड़की अनमैरिड हो, या खुद अनमैरिड हो और किसी की वाइफ के संग चला रहा है, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। बिल्कुल। ऐसे में पुलिस स्टेशन में जाके वाइफ एफआईआर दर्ज करा देती थी, पुरुष को एक डर होता था। लेकिन 2017 जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको लीगल कर दिया। अब जब से ये सब लीगल होता गया, तब से ये चीजें बढ़ती गई। मैं आपको जितना ज्यादा स्पेस देती जाऊंगी ना, आप उतना ही ज्यादा एंटर करते जाओगे। राइट। कोर्ट स्पेस दे रहा है और लोग एंट्री मार रहे हैं उसमें, एंट्री कर रहे हैं उसमें। अब वो ये नहीं देख रहे कि उसका पार्टनर कितना, मतलब कितना ज्यादा मानसिक प्रताड़ित हो रहा है इन चीजों से। कोई हस्बैंड है, वो नहीं करता किसी भी और स्त्री से बात, किसी और महिला से बात, वो अपनी बीबी का ही दीवाना है। हाँ। और उसकी बीबी किसी और की दीवानी है। उस सिचुएशन वो में बेचारा क्या करेगा? और फैमिली या समाज को देखते हुए तलाक भी नहीं दे पा रहा। परिवार बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है उससे। तो दो तरीके के दर्द होते हैं। हाँ। एक शरीर का दर्द और एक दिल का दर्द। ये दिल और दिमाग का दर्द होता है ना, ये शरीर के दर्द से ज्यादा होता है। और ये जो बीमारी लेके आता है ना, वो बीमारी किसी एक्सीडेंट में नहीं होती, ये बीमारी क्योरेबल नहीं होती। राइट। तो ये जो एकदम से मानसिक दबाव बना रहता है और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब होती है, तो कई केसेस ऐसे होते हैं कि वो वाइफ को मार देते हैं। कहीं मेरठ में केस हुआ था कि मैंने सीधा बोला कि मेरी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा था और मैंने देखा, मैंने समझाया, वो नहीं मानी, मैंने उसे मार दिया। तो ये क्या केस इसी रीज़न से होते हैं कि वो समझा नहीं पाते या संतुलन नहीं बना पाते, बैलेंस नहीं बना पाते अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं? आजकल आप देख रहे होंगे लोग हस्बैंड वाइफ या किसी की गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड बहुत मर्डर कर रहे हैं, फ्रीज में, बहुत कुकर में, बहुत केसेस आते पहाड़ों हैं, पे ले जाके, बहुत केसेस आते या हैं। लोग खुद ही सुसाइड कर रहे हैं, लोग खुद ही सुसाइड कर रहे हैं। ये सारे क्राइम हो क्यों रहे हैं? ये सारा क्राइम किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सोशल क्राइम है, सोशल क्राइम, ये सोसाइटी का क्राइम है। अगर मैं किसी व्यक्ति का मर्डर कर रही हूँ, क्यों किसी महिला का मर्डर कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के साथ वो इन्वॉल्व है, तो वो क्राइम मेरा नहीं है, वो सोसाइटी का क्राइम है। सोसाइटी का अब ये क्राइम हुआ क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये परमिशन दी है कि जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर, लिव इन रिलेशनशिप बना। लेकिन वो सिमरन के चक्कर में दूसरी सिमरन का क्या हो रहा है, ये कोर्ट नहीं समझ पा रहा। तो आपके हिसाब से ये चीज गलत है? देखो, कानून के हिसाब से तो सही है,
सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन- फंडामेंटल राइट है अपनी स्वतंत्रता भरी जिंदगी जीने का। हाँ हाँ, लेकिन दुरुपयोग इसका जो हो रहा है। लेकिन कानून के अकॉर्डिंग भी ये चीज गलत भी है। एक जगह आप बोल रहे हैं कि 2 शादी इलीगल है, अलाउड नहीं है। 2 शादी बाइगैमी अगर आप करते हैं तो आपको जेल होगी, और दूसरी दूसरी जगह तरफ बोल आपने रहे हैं। दूसरी शादी का नाम नहीं है वो। हाँ। अब शादी बोल लो या लिव इन एक ही रिलेशनशिप बात बोल है। लो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल एक ही लो, बात है। शादी वाले रिश्ते को आप समाज में ले जा रहे हो और उसको समाज में नहीं लेके जा रहे हो। उसको आपने लीगल बोल दिया और उसको आपने बाइगैमी का अपराध बोल दिया। तो ऐसे केसेस कितने आते होंगे तनिषा जी, आपकी कोर्ट में आते हैं? कैसे मैंने आपने इसी कितने महीने handle किए 3 होंगे? लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट बनवाए हाई कोर्ट से। अच्छा। वहाँ से ये अलाउ होता है, हाई कोर्ट हाँ। का ऑर्डर वहीं से आता है। तो तो मैरिड है, एक वाइफ थी, अपने 2 बच्चों को छोड़ के आई और वो अपनी वाइफ को छोड़ के आया और दोनों आ गए। तो आपको नहीं लगता ये घर टूट रहे हैं सिर्फ ये लिव इन में रहने की वजह से, या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से? तो ये भी बहुत बड़ा कारण है डिवोर्स का। अब डिवोर्स भी छोड़िए, अब तो लोग डिवोर्स का सीधा मर्डर करने की उस पर आ जाते हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, डिवोर्स फैमिली कोर्ट एक हुआ करता था पहले, अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 4 फैमिली कोर्ट तो हैं ही। उन 4 फैमिली कोर्ट में भी आप देखो कि इतनी भीड़ होती है, जैसे कोई हम किसी ओकेजन पे मंदिर जाते हैं ना, दिवाली पर या किसी भी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, ऐसी भीड़ होती है कोर्ट में। सिर्फ यही रीजन मैंने आपको बताया, ईगो प्रॉब्लम, एजुकेटेड होना महिला का, सेल्फ डिपेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारे रीजन हैं। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना या बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। कोई व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है तो उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते हैं। तूने करी थी शादी, तू झेल, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अजी सुनो, तुम बीच में मत बोलो, अपने आप ही तो लेके आया था, झेलेगा अपने आप। लेकिन उनकी भी सुनो, बहुत है, उनकी भी सुनो। सही बात है भाई, वो एज अलग थी चॉइस करने वाली। शादी के बाद के सभी के सेम पॉइंट्स होती हैं, वही सारी ईगो प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ। डाइवोर्स की कोई 500 कारण नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में डाइवोर्स के वही 10-12 कारण हैं जिस पे पूरा डाइवोर्स केस चल रहा है, सारे केसेस चलते हैं। तो उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती। या आप अरेंज मैरिज की भी बात कर लो, दहेज नहीं दिया, कम दिया या बहुत सारी बातें, उसमें पेरेंट्स इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा पेरेंट्स का ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। हमने 21 लाख की डिमांड की थी, ये 15 क्यों आए? 6 लाख के चक्कर में उसकी बीवी को परेशान, अपनी बहू को परेशान करना शुरू कर दिया। तो वहाँ ईगो प्रॉब्लम, हमारी 6 लाख में ना कट गई समाज में, हमने तो सब में 21 लाख रुपए बोल रखे थे। तो वहाँ फैमिलीज का ज्यादा इन्वॉल्व होना, तो पेरेंट्स का भी बहुत इन्वॉल्व होना और कम इन्वॉल्व होना, दोनों ही कारण है। आपके आप पिछले 5 से 6 साल से वकालत कर रही हैं, आपने इस दौरान कोई ऐसा केस देखा है जो आपको अंदर से झकझोर दिया हो कि मतलब ऐसे भी केस होते हैं? आए दिन आते रहते हैं, 1-2 शेयर करती हूँ आपसे। 16 साल की लड़की थी, 16 साल का ही लड़का था। अच्छा। दोनों इंस्टाग्राम पर मिले, चैटिंग स्टार्ट हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, कॉफी पे चले गए। मात्र कॉफी पर लड़की के घर वालों ने देख लिया। आप 16 साल की उम्र सोच सकते हो कितनी, बहुत इमेच्योर। उस बच्चे को पॉक्सो केस के अंदर जेल डाल दिया। उसके फादर मेरे पास आए, मैडम मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, सिर्फ कॉफी पीने गए थे। उस बेटे या बेटी की फैमिली वाले को पता भी नहीं था बच्चे कहाँ हैं। अब मैं गई जेल में, एडवोकेट्स का जेल का मिलने का टाइम अलग होता है, 3 बजे करीब। तो मैं मिल के आई, मैंने कहा सच्चाई पेरेंट्स को उतना ही पता होगा जितना बच्चे ने बताया है, लेकिन मुझे वो पूरी बात बताएगा। बच्चे से जेल में मिलने गई मैं, वो मुझे जानता भी नहीं था, बस उसे ये पता था ये मैडम मेरी वकील हैं। वो सबके सामने मेरे गले लग के रोआ, मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे निकाल लो। अनएक्सपेक्टेडली इस तरीके जेल एक ऐसा प्लेस है जो धरती पे जीते जी नर्क है। जेल में वो व्यक्ति हैं 70% जो अपराधी नहीं है,
इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं। लेकिन उनका ट्रायल चल रहा है, हम्म, उन्हें फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया गया। हम्म, जैसे कि इस बच्चे को न जाने कितनी महिलाएं रेप केस लगा देती हैं। हम्म, 2-4 साल उस पुरुष के साथ रहीं, अगर पुरुष थोड़ा भी साइड हटना चाह रहा है हम्म, या कोई भी दोनों के बीच नोक-झोंक होती है, अनबन होती है। तो तुरंत 376 रेप केस लगा देंगे। उनकी सुनवाई भी होती है फिर। एक्चुअली क्या है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कहना मात्र ही हम्म, एफआईआर दर्ज हो जाती है, हम्म, और एफआईआर दर्ज होते ही हम्म, विदाउट इन्वेस्टिगेशन बाद का पार्ट है, पहले अरेस्टिंग है। पहले अरेस्टिंग है। जैसे कि SC/ST केस है, हम्म, रेप केस है, हम्म। ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं। डिवोर्स में भी सेम केस है। डिवोर्स में अरेस्टिंग वगैरह का कोई जैसे बीच में पहले था कि आप मतलब अगर आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, वो डिवोर्स नहीं, वो डॉवरी के लिए था 498 AIPC, उसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर फैमिली को देते थे। अगर वो झूठा डॉरी केस लगाती है लड़की, सपोज लड़के हम्म, पर, और पहले शायद ये भी था कि मेरी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है, इन लॉज हम्म, इन्वॉल्व हैं, हम्म, और इन सबको बोलकर फिर वो कहीं ना कहीं अरेस्टिंग भी होती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अभी भी हाँ, नहीं अब नहीं है, अब नहीं है। अमेंडमेंट हो चुका है। अब डॉवरी केस में कोई अरेस्टिंग नहीं है। हम्म, ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर FIR दर्ज हो भी जाती है तो या तो हाई कोर्ट से स्टे ले लीजिए आप। अगर आप हाई कोर्ट से स्टे नहीं ले रहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल चलता है तो वहाँ बेल ले लीजिए, तारीखें करिए। कोई अरेस्टिंग नहीं है अब डॉवरी केसेस में, क्योंकि काफी सारे केसेस फ्रॉड भी जी। आने लगे हैं, जिससे हाँ, भी अगर इसका अंडरस्टैंडिंग मिसयूज होने लगा था। जैसे अब रेप केस का मिसयूज होने लगा है, ऐसे ही एक जमाने में बहुएं इस केस को अपना हथियार बना के रखती थी कि अगर ससुराल वाले कुछ भी बात नहीं मान रहे हैं तो दहेज का केस लगा दो, तुरंत पूरे घर की अरेस्टिंग होती थी। इवन उन लोगों की भी अरेस्टिंग होती थी जो मैरिड, जो बहन होती है हस्बैंड की, उनके जो हस्बैंड होते हैं या देवरानी जेठानियां होती हैं, इवन मौसी सास, जिनका कोई जो भी इन्वॉल्वमेंट हाँ नहीं है, उनकी भी अरेस्टिंग के लिए उनकी भी अरेस्टिंग हुआ करती तो ये थी। गलत तरीके इसका गलत यूज हो रहा था, इसीलिए इसमें अरेस्टिंग बंद कर दिया। FIR दर्ज हो जाती है लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस में डाल दिया है, पहले वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। एक गाजियाबाद का एक केस था तनिषा जी, जिसमें शायद एक लड़की की जब शादी होने वाली थी तो उसने लास्ट मोमेंट पर ये बोला कि मुझसे दहेज मांगा गया है और मैं ये शादी का तोड़ना चाहती हूँ, और काफ़ी उनका मीडिया में छाई रही थी। बाद में पता चला था कि उनका अफेयर किसी और से था, वो शादी करना ही नहीं चाहती थी वहाँ पर, तो उन्होंने एक गेम खेला था, और जिनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की थी वो उनका पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। पूरी फैमिली तबाह कैसे? मतलब कि उनको शायद अरेस्ट हुआ, जैसे पहले अरेस्टिंग का था, पूरी फैमिली को रातों रात वो मीडिया में छा गई थी और पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे ख्याल से उनके जो लड़के के माता पिता थे उनकी डेथ हो गई थी, ये सोचकर जेल में जाना अपने आप में एक बहुत ही समाज में, हाँ आप मतलब जीते जी समाज में मरने जैसी बात है। आप आरोप कुछ भी हो और निर्दोष हो तो उनके लिए तो और मरने जैसी बात है। फिर कई दिनों तो केस वेस चला था, तो बाद में पता चला कि वो कुछ और उनके साथ ये इशू थे, दहेज का इशू था ही नहीं। और कहने की बात है कि फिर उनकी फैमिली के साथ उनकी भाभी ने उनके साथ ये किया, तो हालांकि कर्मा वैसे बैक होता है, गलत आप किसी को करोगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं लगता कि न्याय का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है? देखो, न्याय अगर आपको चाहिए, दो चीज होती हैं। एक तो मतलब क्या बोलते हैं, एक तो न्याय मिलता है हमें, दूसरा हमारा सिर्फ ऑर्डर पास हो जाते हैं, केस खत्म किया जाता है। शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगर आपको सिर्फ जजमेंट चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑर्डर ले लीजिए और घर बैठ जाइए। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो शायद आप ज़्यादा फाइट कर भी नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। न्याय तो दो ही लोगों को मिलता है, जो पैसे वाले होते हैं और जो पेशेंस रखते हैं। मैं किसी न्याय के लिए कुछ ये नहीं बोल रही कि किसी को न्याय मिलता ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इतना करप्शन है हमारे इंडिया में हर डिपार्टमेंट में, तो जुडिशरी में भी करप्शन है। न्याय खरीद सकते हैं आप न्याय खरीद सकते हैं। क्या बात है! न्याय सच में खरीद सकते हैं। गरीब लोगों को या महिलाओं को फ्री एडवोकेट, लीगल एड में एक एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाता है, सरकारी वकील। कितनी मेहनत करेंगे वो आपके लिए, कितना दौड़ेंगे एक्चुअली, है ना। तो न्याय अगर आपको सच में न्याय मिलता जरूर है, और न्याय कोर्ट से ही मिलता है। न्याय या तो आप कॉम्प्रोमाइज बाहर कर लो, सच में आपको न्याय चाहिए तो कोर्ट से ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस इतना चाहिए
आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ आपने अपना केस दाखिल किया, वहाँ 2-3 साल लग गए, आपको लगा कि हमें न्याय नहीं मिला, वहाँ से न्याय नहीं मिलता तो हम हाई कोर्ट भी जाते हैं, और हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। 3 जगह से कहीं तो न्याय मिलेगा ही ना। लेकिन वहां तक जाते जाते लोग अपना पेशेंस वहां खो देते तक हैं। जाते जाते पेशेंस और पैसा दोनों खत्म हो चुका दोनों होता खत्म है, हो चुके हैं, हिम्मत खत्म हो जाती है, हिम्मत basically। खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए अगर आपको सच में न्याय चाहिए, आप अगर किस्मत वाले हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत थोड़ी भी कम है तो आपको न्याय के लिए पैसा और पेशेंस दोनों चाहिए। ये बहुत बेहतरीन बात कही आपने। एक्चुअली होता ही यही है, इसलिए लोग डरते हैं कोर्ट में जाने से इसीलिए। पहले। और मैं पर्सनली अगर आपके व्यूअर्स को एक ही बात बोलूँगी कि अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, तो पहले तो वो कोशिश यही करें, चाहे फैमिली रिलेटेड मैटर हो या क्राइम रिलेटेड मैटर हो, इवन दो चाहे वो सिविल रिलेटेड मैटर हो, कोर्ट से बाहर ही शॉर्ट हो जाए। बहुत सारे वकील को लगता होगा अरे कोर्ट में केसेस आए, क्लाइंट आए, लेकिन मैं पर्सनली ये बताना चाहूँगी कि वो कोर्ट से बाहर ही अपना सेटलमेंट करें। कोर्ट में बहुत टाइम टेकिंग है। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप तनीषा जी। हाँ, मैं सही बोल रही लिए हूँ। मैं यहाँ पे अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली, मेरे को लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। वकालत के प्रोफेशन में मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ, दाल रोटी के लिए दुनिया कमाती है, मैं लोगों की सच में सेवा करने आई हूँ। तो मैं ग्राउंड लेवल की बात उनको बता रही हूँ। इवन मेरे पास जब डाइवोर्स केस या कोई भी ऐसा केस आता है जहां मैं मेरे चैम्बर से, मेरी सीट से ही अगर सॉल्व कर पाऊं, तो मैं कोशिश करती हूँ। लोग हंस के मेरे को, अगर उनका सेटलमेंट हो भी जाता है, मैं मीडिएशन अपनी सीट पे करा ही देती हूँ, तो मुझे वैसे भी फीस दे के जाते हैं। अगर मैं 1 साल 2 साल उनका केस चलाती हूँ 1 लाख दे जाते, केस नहीं चलाए तो 20,000 दे गए, मेरी भी मेहनत बची। लेकिन मुझे वो दुआएं कितनी मिली कि उनको मैंने सेटिस्फेक्शन कि मैंने किसी का घर बना दिया। प्रोफेशन में आपको सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, बिल्कुल। ऐसे नहीं कि सेटिस्फेक्शन के लिए और लोगों की सेवा के लिए देखा मैंने आपके वीडियोस में, काफ़ी लोगों ने बोला भी हुआ है कि तनीषा जी के मतलब जो वकीलों के पास जाने का जो डर था वो तनीषा जी ने निकाला, हमारा डर, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे केस लड़ा और वो जीते भी हैं। कई बार ऐसा लगता है आपको, जैसे जो केस मतलब मेरा एक बार पहले भी वकील साहब के साथ हुआ था इंटरव्यू, तो मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था, आपको पता है कि उसने अपराध किया है और आप वो बोल रहे हैं कि भैया मेरा केस लड़ लो आप मैडम, आपने केस वो लड़ लिया, सब चीज़ जानती हूँ भैया, मर्डर करके बैठा हुआ है, तो आपका मन गवाही करता है या सिर्फ प्रोफेशनली आप लड़ने के लिए करती हैं? देखो, वकालत की एक ओथ होती है, शपथ, कि कोई आपके सामने मुंडी ला के रख दे कि वकील साहब मैंने मर्डर कर दिया है, अब हो तो गया, अब आप मुझे बचा लो, मैं गड्डियों की लाइन बिछा दूंगा। गड्डियों की लाइन सेकेंडरी है, वो मेरे पास आया है। उस टाइम पे एक वकील, हम बोल सकते हैं जैसे भगवान का रूप होता है डॉक्टर, बहुत सुंदर, ऐसे ही वकील भी एक भगवान का रूप होता है उस टाइम पर। तो ये मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बचाएं, कि मैं उसे बचाऊं। ये तो एक ग्राउंड लेवल की बात हो गई, एक इंसानियत की बात हो गई, एक मेरे प्रोफेशन की बात हो गई। अब रही बात, आपने बोला कि कभी कभार हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसका केस लड़ते हैं, उसमें हम सेटिस्फेक्शन कैसे पाएं? मेरे पास एक महिला आई थी, उसने 4 लड़कों पर गैंग रेप का मुकदमा लगाया था। हम वकील लोगों को पहले ही दिन पता होता है कि आप मुझसे कितना सही बोल रही हो, कितना गलत। मैंने उससे मैंने पहले दिन पूछा, उसने मुझे नहीं बताया कि उसने वो फर्जी मुकदमा लगाया है। दूसरे दिन क्या हुआ कि उनको, जो विपक्षी लोग थे, उन सबको पता चल गया कि उस महिला की वकील मैं हूँ। वो सभी लोग ने कहीं ना कहीं से मेरा एड्रेस निकाला और वो मेरे फादर के पास पहुंच गए। अच्छा। 5 लाख रुपए तुरंत लेके गए कि भाई साहब अपनी केस ड्रॉप कर दो, हाँ, अपनी बेटी से बोल दो केस ना लड़े। पिताजी का भी कहना ये था कि बच्चों की बात में बच्चों तक तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं केस के उसमें बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी बात रख दूंगा, कोई बात नहीं, कि बाबूजी हमारे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, हमें 5 लाख तो हम आज दे के जा रहे हैं, हम ना जाने कितने पैसा वाला कर देंगे आपकी बेटी को, जितना वो 2 साल में नहीं कमा पाएंगे उतना हम आज दे जाएंगे उन्हें। मेरे से मुलाकात हुई उनकी, मैंने उनकी बात समझी, घर पे मैंने बहुत चिंतन किया, मनन किया कि क्या करूं मैं।
वो भी बच्चे ही थे, उसमें 2 नाबालिग थे, बाकी 2 मैच्योर थे। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने उस महिला से थोड़ा फैमिली रिलेशन बनाया। मैंने कहा इसकी दोस्त बन के इससे पूछूं। मैंने उसको सारी बात पूछी, एक्चुअली हुआ क्या, तुम मुझे ये बता। मैंने उसे अपने घर बुलाया, मैंने उसे अपने हाथों से चाय बना के पिलाई। क्या बात है। उस महिला के लिए यही अपनी लिए बहुत बड़ी बात थी, वकील साहबा मुझे घर बुला के चाय पिला रही हैं। नहीं, एक होता है चाय आ गई पिला दी, लेकिन मैंने जानबूझ के पर्सनल होने के लिए थोड़ा सा मैंने उससे पूरी बातें पूछी। उसने मुझे बताया कि मैडम मेरे भाई को इन लोगों ने फर्जी मुकदमे में फंसा रखा है, वो जेल में है। अब आप बताओ मैं क्या करूं। अब मैं हर वो काम करूंगी जिससे मुझे न्याय मिलेगा। एक बदला भी हो गया, उस बदला लेना था उसको भाई, अपना बदला प्लस अपना भाई निकालना है ना जेल से। अब वो क्या करे, वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, जो बात वो मेरे पिताजी को नहीं बता के गए थे। अब दोबारा मैंने सोचा क्या करूं। मैंने उस पार्टी से और अपनी पार्टी से दोनों से बात करी कि जो बीच का रास्ता है वो क्योंकि वो मासूम थे, उन्होंने रेप किया नहीं, जेल भेज दी, में मुझे कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिलता। हाँ, कॉन्शियस अलाउड नहीं करते उसके लिए। उन लोगों से बात करी, कॉम्प्रोमाइज करवाया, उनको भी बरी कराया और जो जेल में था उसको भी बाहर निकलवाया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि फर्जी मुकदमे होते हैं, हमें लड़ने होते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं आप, और आप समझा के चीजों को शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं उसी लेवल पे स्टार्टिंग में। हर वकील ऐसा नहीं होता हालांकि, लेकिन मेरा पर्सनली ये नेचर है। बहुत अच्छी बात है। जो लोग सुन रहे हैं, ऑडियंस आपको सुन रही होगी, मैं ज़रूर कहूँगी कि जो दिमाग में डर रहता है लोगों के कि वकील सारे एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अच्छे वकील भी होते हैं, और जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग भी, मेरा खुद का भी एक परसेप्शन है, अगर मैं कोर्ट में जाऊँगी तो मुझे लगता है सब काले कोट वाले, इनसे दूर ही रहो। और आपने एक कहावत भी सुनी है कि पुलिस, डॉक्टर और वकीलों से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन जब आप फंसते हैं तो यही काम आते हैं, ये जीवन दान भी देते हैं। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सहज होने की ज़रूरत है। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास, अगर जैसे आप हैं, आपने आज बहुत सारी ऐसी बातें कही, तो लोग सुनेंगे तो उनको सहजता भी लगेगी कि हर चीज का समाधान है। तो वकील खाली डराने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, और सारे वकील लालची भी नहीं होते। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही। तो आपको आगे का क्या आपका प्लान है? वकालत में कहाँ तक आप जाना चाहती हैं? वकालत का मेरा प्लान यही है कि मेरा एक मोटिव ये है कि मैं, जो लोग कोर्ट तक जाते हैं, जो हमारे पास एक जिंदगी है, बिल्कुल, इस जिंदगी को या तो आप कोर्ट में घसीट दो, सारा पैसा कोर्ट में वकील को, जजेस को, बाबुओं को जाके दे आओ, या जिंदगी जी लो। तो मेरा आगे का टारगेट यही है। मैं अपनी जो टीम तैयार कर रही हूँ वो यही टीम रहेगी कि मैं पहले सभी जो लोग पीड़ित हैं उनकी मीडिएशन बाहर कराऊं। क्योंकि देखिए क्या होता है, 10 साल केस लड़ने के बाद भी 70% केस ऐसे होते हैं जिसमें मीडिएशन हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाते हैं केसेस शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो वो 5 साल 10 साल क्यों बर्बाद करना? बहुत सुंदर बात कही आपने। क्यों बर्बाद करना? बहुत सुंदर बात कही। तो मेरा टारगेट यही चल रहा है कि मैं और मेरी टीम मिलके, ऐसे बात आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं है, उत्तर प्रदेश में या नियरेस्ट स्टेट जो भी लगते हैं, जहाँ तक मैं कर पाऊंगी, जहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगी लोगों तक, मैं उनकी पूरी सेवा करूँ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत शानदार जवाब। क्योंकि एक सनी देओल जी का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तो ये सच है। तारीख पे तारीख बिल्कुल आदमी टूट जाता है तारीखें करते करते। यहाँ शायद उसका विश्वास उठ जाता है कि कोर्ट में शायद न्याय नहीं मिलेगा। कई बार वो सरेंडर कर देते हैं केसेस को, कई बार समझौते के लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन कई तो घर बर्बाद हो गए हैं तनिषा जी इसी बात से। जमीन बिक गई है, घर बर्बाद हो गए, लोग सुसाइड कर लेते हैं। झूठे केसेस, जो 30 साल के पेरेंट्स थे वो 70 साल के होके मर चुके होते हैं, तब भी केस चल रहे होते हैं, वो व्यक्ति मर गया, ओह माय गॉड, उनके लीगल हेयर्स लड़ रहे हैं वो केसेस। तो उन चीजों से मेरा टारगेट ये है कि कोर्ट की भीड़ को कम करूं मैं, कम करें, बस मेरा ये मतलब एक इंसानियत के नाते आपका काम भी हो रहा है अगर आप ऐसी कोई परेशानी में हैं। और मैं तो वकालत कर ही रही हूँ, वकालत के माध्यम से कुछ और लोगों की सेवा कर, हाँ, वो भी आप करना अपने इस प्लेटफॉर्म का मैं पूरा यूटिलाइज कर सकूं। मैंने बोला ना, वकालत मैं शौक के लिए करती हूँ और लोगों की सेवा के लिए। तीसरा तो पैसे के लिए दुनिया ही कर रही है, मानव धर्म सबसे, लेकिन मानव धर्म सबसे ज्यादा बड़ा धर्म है। बहुत सुंदर बात कही। तो एक मेरा सवाल आपसे ये है तनिषा जी कि कोर्ट में
न्याय होता है या सिर्फ फैसले ही सुनाए जाते हैं? थोड़ी देर पहले मैं यही फैसले वाला शब्द बोल रही थी। कोर्ट में न्याय होता है, जरूर होता है। अकेले फैसले नहीं सुनाए जाते, फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनाए जाते हैं। अगर वहां से न्याय नहीं हो रहा तो फैसला सुना दिया, आप सेटिस्फाई नहीं हो कि मुझे न्याय नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पेशेंस और पैसा दोनों चीज चाहिए, तभी आप न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। आप हर जज आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर करप्ट भी है कोई जज, तो तीनों जजेस तो करप्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जज के अंदर तो भगवान का रूप होगा, इंसानियत होगी, न्याय देने की उसका अपनी शक्ति का पता होगा कि मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ, तो आपको न्याय मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार ऑर्डर, वहाँ पे तो फैसले हो रहे हैं, कोई कोर्ट में न्याय व्याय नहीं होता। होता है कई बार लैक ऑफ एविडेंस का भी एक कारण बन जाता है, लैक ऑफ एविडेंस, विटनेस और लैक ऑफ पेशेंस, ये सारे कारण होते हैं आपके साथ अन्याय होने के। अगर आपको न्याय चाहिए तो आप डटे रहें, लगे रहें, पेशेंस के साथ, पैसे के साथ। तो ये पीरियड कम क्यों नहीं होता तनीषा जी? लोग यही सोच के डरते हैं कि हम अगर केस डालेंगे तो सालों साल लग जाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी जुडिशरी में जजेस की कमी है, फाइल इतनी है और कोर्ट का माहौल बहुत ऐसा है कि अगर 10 से 5 का कोर्ट है तो जजेस 2-2.5 घंटे बैठते हैं। 1 घंटे बैठ लिए, फिर लंच टाइम, फिर शाम के 1 घंटे बैठ लिए, फिर मैं सारे जजेस की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत कोर्ट में यही होता है। मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ। हो सकता है कोई जज मेरी बात को सुन रहे हों तो ये भी बोले क्या बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत बता रही हूँ, आप बात बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल करप्शन, जजेस का टाइम ना देना कोर्ट्स में, या जजेस का कम होना। हमारे इंडिया में जजेस की वैकेंसी बहुत ही कम रहती हैं और जजेस की नंबर ऑफ जजेस कम है, और नंबर ऑफ जजेस कम है और नंबर ऑफ फाइल बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से बेचारे जज भी क्या करें, एक दिन में 5-5 तो फाइल लगी हुई है एक कोर्ट में। तनीषा जी, वो भी एक बात है ना, आप हर एक किसी आदमी आई सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, छोटी छोटी बातों पे मैं आपको कोर्ट में नहीं, कोर्ट में मत देखो, कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लो। वो टीवी का डायलॉग अच्छा है, सनी देओल वाला डायलॉग तो सही था, लेकिन सी यू इन द कोर्ट बिल्कुल गलत है। कोशिश करें बाहर से ही अपना सॉर्ट आउट कर लें। बिल्कुल, मेरा सारे व्यूअर्स के लिए यही कहना है कि अगर आपकी चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, सोसाइटी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बाहर सॉर्ट आउट कर लें, ज्यादा बेटर। कोशिश करें कि कोर्ट तक ना पहुंचे, बिल्कुल कोर्ट तक ना पहुंचे। लेकिन जो वकील साहब सुन रहे होंगे आपको और भी, तो वो क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट तक ना आए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कोर्ट तक ना आए। कोई जरूरी थोड़ा है कि कोर्ट तक अगर सुलझ सकती हैं समस्याएं, हाँ एक्चुअली वो वकील भी कुछ नहीं सोच रहे होंगे। देखो, सबकी दाल रोटी चलनी है तो सब चाहते हैं कोर्ट में आए, लेकिन वो वकील भी वही काम कराते हैं, सुलह कराना, और सुलह पे फिर कोर्ट में गलत वो बयान पलटवा देना, पहले कुछ और बयान थे फिर अलग बयान करा के शॉर्ट आउट करवाना, या फैमिली कोर्ट में पहले मीडिएशन होता है, अब वहाँ मीडिएशन होता है, इससे अच्छा वकील साहब अपनी सीट पे मीडिएशन करा लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बेटर। अच्छा, फ्रॉड केसेस में जो कई बार ऐसे आपके वकालत में इतने पीरियड में ऐसे कितने फ्रॉड केसेस आए हैं जहाँ आपको रियलाइज़ हुआ कि तो गलत था और मैं गलत ही लड़ रही थी? कुछ ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया गैंगरेप वाला, वो फ्रॉड ही था। वो फ्रॉड था। उसमें जब मैंने केस लिया तो मैंने बताया ना, रेप केस में तुरंत अरेस्टिंग है, तो 15 दिन के लिए वो सभी जेल में रह के आए थे। जब मुझे पता चला ये फ्रॉड केस है तो मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि यार नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ी उनके लिए सिंपैथी हुई, दया आई। ये ऐसे आते रहते हैं केसेस, तो सारे वकील ऐसा सोचते होंगे शायद नहीं। देखो, मैं वकीलों का बताऊं, 4 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, हर किसी को अपने घर की दाल रोटी भी चलानी है। जितने कॉलेज होते हैं, हर कॉलेज में वही सेम पढ़ाई होती है, लेकिन सेम वकील नहीं बन पाती। अगर हमारी दीवानी में 5000 वकील हैं तो 5000 सेम नहीं है, 50 एक कैटेगरी में है, 500 एक कैटेगरी में, 2000 एक कैटेगरी में, है ना। सबकी अलग अलग सिचुएशन है, किसी की दाल रोटी उसी से चलनी है। कोई 5 लाख रुपए दिन के ले जा रहा है, कोई 500 रुपए दिन के ले जा रहा है, किसी की 10 जूनियर्स की टीम है, कोई खुद ही अकेला लगा एप्लीकेशन भी खुद ही, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। ये आप
एडवोकेसी का ये वकालत में आप सबसे ज़्यादा निखर के तब आ सकते हैं, एक तो आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बैठते उठते हैं, दूसरा फैमिली से बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हैं, अटैच्ड भी हैं, मजबूत हैं, फैमिली बैकअप आपका बहुत Financially अच्छा ठीक है। है, हाँ, तो आपकी वकालत, और तीसरा ये आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने लर्नेड हैं, ये सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन जो होता है एक वकील के अंदर, तब वो एक अच्छा वकील बन पाता है। मान लीजिए आपका फैमिली से ज़्यादा आपको नहीं, किसी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है, और आपको घर लेके जाना है, भाई आपके किचन का आटा उसी पैसे से आएगा। अब वो क्या करे, वो बाहर तो कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा नहीं, वो चाहेगा कि तुम केस लड़ो कोर्ट में। कोई वकील बहुत लर्नेड है, उसे इतना ज्ञान है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी नहीं है वकीलों वाली, वो जज के सामने बोलने से भी घबराता है, वो अपनी बात नहीं रख सकता। कोई वकील ऐसा होता है, उसे बहुत ज्ञान है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन वो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो जिस वकील के अंदर सारी खूबियां हैं, वही अच्छा वकील है, वो ही एक अच्छा वकील बन सकता है। मैंने बोला ना 5-6 वकील में तो 500 वो ही हैं जो फैमिली से अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो अच्छी पर्सनैलिटी है, लर्नेड अच्छे हैं, और जो भी मैंने सब आपको बताया, तभी वो एक अच्छा वकील बन पाता है। तो जो वकील मुझे सुन रहे होंगे तो वो ये नहीं सोच रहे होंगे ये क्या बोला ही, मैंने हर स्तर के वकील की बात की है। देखिए, ये बात भी तो माननी होगी, अगर कानून नहीं होगा तो ये आज जो हमारे इतना सब करप्शन पूरी दुनिया में, दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें, ये सब हमें कानून से कहीं ना कहीं एक अच्छी मदद भी मिलती है। अगर कानून ना हो, पुलिस प्रशासन ना हो, तो मतलब अभी तो कुछ क्राइम नहीं है, फिर तो ये मान लो जैसे हम खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम मर्डर करे। ये हमारी कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था हमारी सोसाइटी को थामे रखती है, मेंटेन करके रखती है। बहुत सुंदर। महिलाओं के लिए आप आगे क्या ऐसा अपनी वकालत के थ्रू, जैसे उनकी कुछ स्थिति सुधरे, क्या करना चाहती हैं? मेरा अगला सवाल आपसे ये है। दूसरा, मैं ये देखती हूँ जैसे महिला थाने के बाहर बहुत सारे परिवार बैठे होते हैं, शादी होती है 2 महीने 4 महीने 4 साल बाद डिवोर्स तक नौबत आ जाती है, बच्चे मम्मी के पास रहेंगे, पापा के पास रहेंगे, डिसाइड नहीं कर पाते, महिला थाने के बाहर उनकी फैमिलीज आती हैं। तो इस सिचुएशन को अगर आप चाहती हैं कि भाई दूर हो, ये ना हो, उसके लिए आप क्या विशेष एक मैसेज देना चाहती हैं, या आपका खुद का क्या प्लान है कि ये समस्याएं देखो बढ़ती जा रही हैं और घर टूट रहे हैं? ये तो आपने बताया अभी कि एक लिव इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रॉब्लम है, ईगो इश्यूज़ हैं, ज़्यादा पढ़ना लिखना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पर इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है जिनको निभाना है वो निभाएंगे रिश्ते। हाँ, बिल्कुल निभा रहे हैं। हाँ, निभा रहे हैं। आपको बताऊँ, कोर्ट में तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 10% ही लोग आ रहे हैं। हाँ। 90% लोग तो आज भी निभा रहे हैं। अपने हस्बैंड या अपने वाइफ की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी निभा रहे हैं, दबा जाते हैं, वायलेंस को भी निभा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी निभा रहे हैं। दोनों ही तरफ से बात कर रही हूँ, हस्बैंड और वाइफ। हाँ, दोनों का। कोर्ट में तो बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, तब ये स्थिति है कि 4 कोर्ट फैमिली के हो गए। अगर सभी लोग अगर घर तोड़ने पे आ जाएं तो पूरा मतलब पूरा एक कोर्ट बनाना पड़ेगा, पूरा कोर्ट। हाँ, घर बसेंगे ही। बिल्कुल। तो रही बात कि मैं महिलाओं के लिए क्या, मैं एक कपल के लिए एक बात कहना चाहूँगी, या उन लोगों के लिए कि जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, जिनके 2 फैमिलीज़ के रिश्ते जब एक रिश्ते में बनते हैं, वो हाँ, ये कहना बहुत आसान है, इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा अगर हम लोग करने लगेंगे तो शायद जितने डाइवोर्स केस या फैमिली मैटर्स आ रहे हैं वो कम होने लगेंगे। जैसे कि क्या होता है, जब एक महिला या एक पुरुष फैमिली केस करते हैं तो दहेज के झूठे एलिगेशन लगाते हैं कि इसने हमें ये दिया था या नहीं दिया था, या इसने ये हमें नहीं दिया था, हस्बैंड की तरफ से ये, वाइफ की तरफ से ये। तो ऐसे में जो फैमिली के बड़े लोग होते हैं, जब एक्चुअली शादी वो कर रहे हैं, जब रिश्ता वो जोड़ रहे हैं, तो उसी टाइम पे एक एफिडेविट बनवा लें। ये कहना बहुत ज़्यादा इजी है, मैं अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे हम शादी कर रहे होते हैं ना, हम डाइवोर्स का डी भी नहीं सोचते एक्चुअली, और डी भी सोचने भी लगेंगे ना, किसी ने बोल भी दिया तो ये होगा यार हम तो शुभ काम कर रहे हैं, तो तलाक की बात कर रहे हैं।
लेकिन जैसे कि हम कोई व्यक्ति बीमा कंपनी में काम करता है, हाँ, वो लोगों को बीमा इसलिए नहीं देने जाता कि तू मर जाए, वो इसलिए देने जाता है कि तू सिक्योर रहे बिल्कुल और तेरे बाद तेरी फैमिली सिक्योर रहे। बिल्कुल ऐसे ही डाइवोर्स, वो ऐसे ही फैमिली मैटर्स में आप एक एफिडेविट बनाइए, दोनों अपनी कंडीशन रखिए कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, 100 की 100 कंडीशन फुलफिल नहीं की जा सकती, लेकिन 100 में से अगर 50 भी फुलफिल हो रही हैं तो घर चल जाएगा। किसी हस्बैंड का ड्रिंक करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना, सट्टेबाजी लगाना, हर तरीके से, मतलब वो ऐसा व्यक्ति है कि एक वाइफ ये भी नहीं बता सकती कि मेरा पति ये हरकतें करता है। या किसी महिला का उस अपने पति की माँ बाप को गाली देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ओपनली नहीं बोली जा सकती, जो महिला कर सकती हैं, जिसमें पति बता भी नहीं सकता कि मेरी वाइफ इन चीजों में भी है। तो सारी एक ये बना लें कि मेरे को इन चीजों से एलर्जी है, हम दहेज में ये दे रहे हैं, दहेज नहीं गिफ्ट में, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। गिफ्ट में हम ये दे रहे हैं और ये ले रहे हैं। हम अपनी बेटी को जो गिफ्ट दे रहे हैं, जो ज्वेलरी दे रहे हैं, जो स्त्री धन दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो अपने पास ही रखेगी। क्या होता है जब फैमिली कोर्ट का केस होता है तो वाइफ एलिगेशन लगा देती है कि मैं शादी होके गई और मेरी सास ने तुरंत मुझसे जेवर उतरवा के रख लिया, हाँ। ये कह के कि शादी में भीड़ भाड़ है, चोरी ना हो जाए, तब से मेरी सास ने मुझे नहीं दिया। ऐसा समटाइम होता भी है, बहुत सारी मदर इन लॉ होती हैं जो रख लेती हैं और नहीं भी होता है। तो कंडीशन लिखी जाए कि मेरी बेटी का स्त्री धन शादी के बाद भी भले ही चोरी हो जाए, वो ही रखेगी, तो इन फ्यूचर वो एलिगेशन नहीं लगा पाएगी, नहीं होगा। या जो वो गिफ्ट दे रहे हैं, एसी कूलर जो भी, उनकी बिल रखें। गाड़ी अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो अपनी बेटी के नाम से गिफ्ट करें। ये सारी चीजें वो सब एक एफिडेविट पे लिख जाएं। तो अगर इन केस भविष्य में अगर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं तो वो डॉरी का केस वो नहीं लगा पाएंगे कि हमने तो एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है शादी से पहले, जो इन कंडीशनों पे शादी हुई थी, तो ये तो एलिगेशन नहीं लग सकती। इसके अलावा जो एलिगेशन लग रहे हैं वो तुम लगा लो। भाई लड़की वाइफ को नहीं पसंद मेरा हस्बैंड ड्रिंक करे, लिख दो कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे कभी, या ओकेजनली करोगे। ऐसे चलते हैं घर? नहीं, हाँ ऐसे टूटते हैं घर, ऐसे चलते नहीं है, ऐसे घर टूटते हैं। तो टूटे उससे पहले देखो, झूठ बोल के शादी करने से बेटर है कि आज मैं आपसे झूठ बोल के अपने किसी मिलने वाले की शादी करवा दूं, आपके मिलने वाले से, और कल पता चले कि उसको वो प्रॉब्लम थी उन चीजों से, वही वो कर रहा है। होते हैं ऑन द स्पॉट, बारातें वापस चली जाती हैं। ये लड़के ने ड्रिंक की हुई है तो हम शादी नहीं करते। उसके दोस्तों ने ड्रिंक करी हो तो ऐसा लगता है कि ये भी करता होगा, ये भी करता रहने दो। रिश्ता मेरे एक सोसाइटी में ही है, उनकी शादी इसीलिए वापस की गई, दूल्हे ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, उसके दोस्तों ने कर रखी थी, इसीलिए तोड़ दी। इसीलिए ये सोच लिया कि दोस्त ऐसे तो वो भी, तो एक एफिडेविट तैयार कर सकते हैं, जिससे देखो क्राइम या फैमिली मैटर्स कम ही होंगे, बंद तो कभी नहीं हो सकते, उससे कम हो जाएंगे। ये तरीका है कम करने का, और एटलीस्ट आपको कहीं एक डर रहेगा, डर रहेगा। ये एग्रीमेंट है कि कल को झूठे एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत है। और जो लोग सुन रहे होंगे तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी भी है प्रक्रिया, क्योंकि आजकल हमारे रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, और टूट जाते हैं तो हम नए आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय भी है, कोशिश तो हम यही कहेंगे कि रिश्ते निभाएं, ना ये नौबत आए। चलिए, बहुत सुंदर बात कही आपने। तनीषा जी, आपके कोर्ट में सच्चाई साबित करना ज्यादा आसान है या झूठ? झूठ को तो साबित किया ही नहीं जाता, झूठ पे तो केस ही चल रहे हैं। सच्चाई साबित करना बहुत टफ है। किसी इंसान पे झूठे एलिगेशन लगा के अगर उसे जेल भेज दिया जाए, बेल तो मिल ही जाती है, लेकिन पूरे ट्रायल फेस करने में सच्चाई साबित करना बहुत ज्यादा जिंदगी निकल जाती है जी। तो मतलब झूठे केसेस, जो लोग दूसरों को सिर्फ ईर्ष्या के कारण झूठे केसेस में फंसा देते हैं, झूठे मुकदमे लगा देते हैं, तो उनके पास क्या विकल्प होता है ऐसी परेशानियों से निकलने का? अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है तो पहले तो वो हाई कोर्ट जाके अपील कर सकता है कि मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है, मेरे द्वारा ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ है, और वहाँ से अपनी एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है, या पूरी की पूरी एफआईआर ही स्टे करवा सकता है। अच्छा, एफआईआर पूरी स्टे हो सकती है, तब तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग भी नहीं होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल भी नहीं चलेगा। अगर स्टे नहीं होता है तो वहाँ से एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है कि उसे अरेस्ट ना किया जाए और ट्रायल फेस करता रहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा, अगर व्यक्ति किसी झूठे केस में जेल चला जाता है तो भी फिर वो बेल डालता है,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल जाए तो अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं मिलती तो हाई कोर्ट से मिलती है, हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमों में पूरी जिंदगी तो तबाह हो जाती है ऐसे लोगों की। आप अपने उस टैग को कहाँ ले जाओगे, आप उस टैग को कहाँ ले जाओगे कि आपको बदनामी से डर लगता है हर किसी व्यक्ति को, और आपके झूठे केस में आपको बदनाम कर दिया। झूठा केस कुछ भी हो सकता है, मर्डर का हो, चोरी का हो, रेप का हो, कोई भी झूठा मुकदमा हो, भाई जेल जा रहे हो, इसका मतलब कोई ऐसा क्राइम किया है जो आपके लिए आपकी रेस्पेक्ट पे दाग है, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करता है, उसको आप कहाँ ले जाओगे। बिल्कुल, जिंदगी तो जा ही रही है, वो प्रतिष्ठा भी चली जाती है। एटलीस्ट आप अपने उस जो आरोप को, जो भी आपके ऊपर लगा है एलिगेशन, उसको छुटाने के लिए, खत्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स अपनी तरफ से डालने ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे केसेस होते हैं कि लोग जलन और ईर्ष्या के कारण ही झूठे मुकदमे डाल देते हैं। बिल्कुल, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करने के कारण, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है तो वो व्यक्ति मतलब उस प्रॉपर्टी को लेने ना आ जाए, उसके कारण, अगर किसी ने किसी का पैसा मार लिया है तो ये पैसा वापस ना लेने आ जाए। अपनी बेटी से लोग रेप केस का झूठा मुकदमा लगवाते हैं। ओह माय गॉड, अपनी बेटी से। अभी मैंने एक पॉक्सो केस पे फाइनल आर्गुमेंट किए थे, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से बेटी से रेप केस का झूठा मुकदमा लगाया था। वो लड़का 1.5 साल जेल रह के आया था, ट्रायल फेस हुआ, फिर हालांकि बरी हो गया, लेकिन उसके 1.5 साल, उसका मानसिक शोषण, क्या होगा उसकी भरपाई कैसे करते होंगे? उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। आपने एक केस देखा होगा जिसमें डॉक्टर साहब थे, बच्ची का मर्डर हो गया था, डॉक्टर तलवार। हाँ, डॉक्टर तलवार, नोएडा का केस था। उन्होंने नहीं मारी थी, अभी बरी हो गए वो, बाइज्जत बरी किया जाता है। काहे की इज्जत, कहाँ है इज्जत? पूरी जिंदगी जेल में चले गए। डॉक्टर कितने पढ़े लिखे, हस्बैंड वाइफ दोनों कितनी उन्होंने अपनी जवानी पढ़ाई में निकाली होगी, तब वो कितने बड़े डॉक्टर बने। बहुत मुश्किल होता होगा भरपाई करना, है ना? तो इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। तो ये बात सच है कि कोर्ट कचहरी से दूर रहें जितना रहना चाहिए। हाँ, कोर्ट कचहरी से दूर रहे, लेकिन आप किसी चीज से कब तक दूर रहोगे? आप बैल मुझे मार भले से नहीं कर रहे, लेकिन बैल तो आके मार ही रही है ना। ऑब्वियसली बैल तो आके मार ही रही है। आधे केसेस तो मेरे ख्याल से ऐसे ही, आधे नहीं 70% केसेस, अच्छा, झूठे, फ्रॉड, मोर देन 50। जेल में 70% अपराधी इनोसेंट हैं। लेकिन क्या करें, आधे अपराधी इनोसेंट हैं। हाँ। अच्छा, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लोग फ्लैट खरीद के छोड़ देते हैं, रहते कहीं और हैं और रेंट पर डाल देते हैं। आजकल ये भी बड़े इश्यूज हैं कि उनको मतलब अगर मकान मालिक को अपना फ्लैट खाली कराना होता है तो बिना नोटिस के जी खाली कर दो, तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया है? या बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हमें बताया भी नहीं और खाली करा दिया फ्लैट, या किराएदारों को वो ऐसा लगता है कि हम जब बनाया उनको हटा दें, जब बनाया रख ले। तो कुछ इस तरीके से ऐसे किराएदारों के लिए आप क्या एक बताना चाहेंगे? टेनेंट और लैंडलॉर्ड के लिए एक, जब भी वो रेंट पे रखते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का। 11 महीने के एग्रीमेंट खत्म होने के बाद फिर दोबारा बनता है, अगर वो कंटिन्यू कराते हैं। अब ऐसे में क्या है, दोनों ही के पास स्वतंत्रता होती है कि आप भी इन्हें निकाल सकते हो कि आप हमारा फ्लैट खाली कर दीजिए, या वो भी निकल सकता है। 11 महीने का एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है अब रहना ही पड़ेगा या तुम मुझे निकाल ही नहीं पाओगे, भाई मुझे मेरे फ्लैट की जरूरत है, खाली करो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आज जाके आज खाली कर दो या 2 दिन में खाली करो। नोटिस 30 दिन का समय देना ही पड़ता है। 30 दिन में आप अपना सामान निकाल लीजिए, कोई और जगह देख लीजिए। अगर मकान मालिक नहीं मानना ये बात और वो अपनी पावर का यूज कर रहा है, तो आप अपने किसी वकील से उस लैंडलॉर्ड को एक नोटिस सेंड करा दें, जिसमें आप 30 दिन का समय लें, जो आपका लीगल अधिकार है। अच्छा, उसमें समय मिल जाता है उनको? 30 दिन का समय मिल जाता है। चलिए, एक जैसे कई लोग किसी से पैसा ले लेते हैं और वापस नहीं करते जी, मतलब कई फ्रॉड तरीके से ले लिया या किसी परेशानी के नाम पर पैसा ले लिया और पैसा वापस नहीं करते। थोड़ा बहुत पैसों का समझ में आता है, लेकिन जो बड़ी रकम लेते हैं वापस नहीं करते, और लोग वापस शर्म की वजह से भी कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या विकल्प होता होगा? देखिए, कोई किसी का अगर पैसा नहीं वापस करता, वो 2 तरीके होते हैं। एक तो आपने चेक से पैसा दिया था, एक आपने बिना चेक ले लिया था फिर पैसा दिया कि तू चेक दे दे, तो आप चेक बाउंस केस कर सकते हैं 138 NI एक्ट। राइट, कोर्ट में उसका केस डाल दीजिए और कोर्ट के थ्रू ट्रायल चलेगा, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आपको प्रूफ करना होगा कि कैसे कैसे क्या, जब चेक से ही दिए हैं तो वो तो प्रूफ हो ही जाता है। ठीक है। एक होता है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना मैसेज है, ना वीडियो है, ना कोई एफिडेविट है, कुछ भी नहीं है, और मैं आपको 50,000 रुपये
मैंने आपकी इमरजेंसी में आपको दे दिए, अब मेरे मांगने पे आप मुझे वापस नहीं कर रहे हो, ऐसे में हम क्या करें? आप एक वकील से विपक्षी पार्टी को एक नोटिस सेंड करवाएं। अच्छा। हाँ, आईपीसी सेक्शन 406 ये बोलता है कि कोई किसी का पैसा रख लेता है तो वो पैसा इस धारा के अंतर्गत वापस मिल जाता है। इसमें नोटिस जाता है बाय दी लॉयर कि 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर मेरे क्लाइंट का पैसा वापस करें, वरना मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे में क्या होता है, वकील का नोटिस, इंसान डर भी जाते हैं, वापस कर देते हैं, या वहाँ से नोटिस के थ्रू ही वो रिप्लाई देते हैं कि 30 दिन का समय ना दें आप हमें, वो अपने वकील से रिप्लाई दिलवाते हैं, आप हमें 6 महीने का समय दे दें। अच्छा। तो हाँ, 6 महीने का फिर हम देते हैं, हम पे सबूत हो जाता है कि उसने हमें ये नोटिस भेजा है, समय मांगा है। अब वो तब भी बदतमीजी कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा तुझे पैसे, या तुझे जो करना है कर ले। ऐसे में उस 30 दिन की नोटिस के बाद आप कोर्ट में 406 का केस कर देते हैं। राइट। उस 406 के केस में बयान होते हैं, बहुत सारा पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है, उसके थ्रू आप पैसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपका पैसा मार लिया है तो अब आपसे हाथ पे हाथ पास कोई रास्ता नहीं है पैसे निकलवाने का। बहुत सुंदर। हमने अभी रिश्तों पे बहुत सारी बातें की, हमने शादी पर भी अभी बात की कि रिश्ते जिनको निभाना है वो निभाएंगे, और आपने भी बहुत अच्छे एक विकल्प बताए कि जब भी रिश्ते होते हैं या शादियां होती हैं तो आगे भविष्य में ऐसी कहीं प्रॉब्लम हो तो उससे पहले अपना एक एग्रीमेंट या कुछ इस तरीके से हम अपना बनवा लें। लेकिन आपको कहीं लगता है कि आजकल के दौर में रिश्ते टूटने में रिश्तेदारों का भी हाथ होता है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि रिश्तेदारों का हाथ होता है, लेकिन रिश्तेदार मौज जरूर लेते हैं। ये मतलब मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ। अगर किसी की बेटी का या किसी के बेटे का घर टूट रहा है, बहुत कॉमन है, तो पहले क्या हुआ करता था, एक दामाद पूरे गांव का दामाद होता था। उसके एक्चुअली जो उसकी ससुराल है वहाँ एक सब्जी बनती थी, पूरे गांव से 10 सब्जियां और आ जाती थी। दामाद है घर में। लेकिन आजकल नहीं है ऐसा, वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो रिश्तेदार बहुत खुशी मनाते हैं अगर किसी का घर टूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है, उनका हाथ तो नहीं होता, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति किसी को इतना अधिकार ही नहीं देता कि वो किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे के लिए अलाउ करे। लेकिन वो खुश बहुत होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते, खुश होते हैं। मतलब रिश्ते जोड़ने की बजाय कोशिश ये करते हैं कि चलो टूटे तो ही अच्छा। हाँ, वही चीज़ है। हाँ, तो वो तो पारिवारिक फिर नहीं, मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ। जैसा कि आपने बोला कि क्या उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, बहुत सुंदर बोला आपने, है ना, वो खुश जरूर होते हैं। तो जो महिलाएं जैसे अभी हमने डिस्कस किया घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, आई एम श्योर कि ये शो देख रही होंगी तो उनको भी बहुत ईजी हो जाएगा कि अगर घरेलू हिंसा या कुछ ऐसे उनकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जिसको वो चाहती हैं समाधान कानून प्रक्रिया के थ्रू, वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन जो पुरुष होते हैं, अभी हमने चर्चा भी की थी इसी विषय पर कि घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, वो कहाँ जाएं, क्या विकल्प है? और देखो ये बात सच है कि लेडीज़ तो फिर भी अपना, जो महिलाएं होती हैं बातें कर लेती हैं, इधर उधर बता देती हैं, फैमिली को बता देती हैं। अब पुरुष के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, परिवार चलाना है, पेरेंट्स हैं और समाज में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है ये छोटी छोटी चीज़ों से कहीं मेरी कहीं इमेज ख़राब ना हो, मेरा काम ख़राब ना हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऐसे पुरुषों के लिए क्या विकल्प होता होगा? विकल्प तो ये है कि पुरुषों के बारे में हमारी समाज बात ही नहीं करना चाहती है। महिलाओं के लिए बहुत सारे नए कानून हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 बोलता है कि जब भी महिला पे कोई भी आपत्ति आए और अगर उस आपत्ति का कोई लॉ नहीं है तो तुरंत लॉ बना दिया जाए। बच्चों और महिलाओं के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो तुरंत एक नया कानून बन जाता है। ये पॉश एक्ट आपने देखा और पॉक्सो एक्ट देखा, महिलाओं के इतने सारे ये मैटरनिटी लीव के लेकर है, या फिर जहाँ पे वो काम करती है वहाँ उनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहाँ हरासमेंट होता है। हाँ, तो उन महिलाओं के लिए बन जाता है। लेकिन पुरुषों के लिए कोई बात ही नहीं करता कि पुरुष कितने प्रताड़ित हैं। पुरुष अगर डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं तो वो उनके पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाए। लेकिन ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी घर की महिलाएं हैं, जो उनकी बहन है, जो उनकी मदर है, उनके थ्रू अगर उनकी वाइफ, हस्बैंड की वाइफ अगर कोई भी फैमिली केस लगा रही है दहेज का या मेंटेनेंस का या जो भी XYZ,
तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का वो लगा रही है, तो वो भी कहें मेरी माँ को ये प्रताड़ना दी, वो प्रताड़ना दी, मेरी बहन को ये प्रताड़ित किया, तो वो बायदी अपनी घर की स्त्रियों से लगवा सकती हैं वो, लेकिन उनके पास कोई नहीं है ऐसा विकल्प कि वो कानून की शरण में जाके हेल्प ले पाएं। कहीं ना कहीं उनके लिए एक कहीं हमदर्दी वाला पॉइंट शायद उतना नहीं होगा जितना नहीं, महिलाओं कोर्ट के में लिए भी नहीं होता। कोर्ट में भी जब जज महिलाओं साहब के लिए, सामने बैठे होते हैं तो पुरुष तो रो नहीं पाता, महिलाएं बच्चे को गोद में ले लेंगी रो लेती और हैं। उसको ऐसे और नोच देंगी कि वो रोए, जज के सामने खूब रोए। वो जज साहब, मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको, होता होगा। जज साहब इतने पिघल जाएं कि 5,000 की जगह मेंटेनेंस तो बच्चे को देख के 10,000 कर दें। 10,000 कर दें। हालांकि ऑर्डर इन रोने से नहीं होता, लेकिन हमारी ये जज भी तो एक इंसान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वो ये महिलाओं के प्रति एक संवेदनशीलता आ जाती है। बिल्कुल। अब लोग महिला थाना बना हुआ है, महिला आयोग बना है, लेकिन पुरुष आयोग कोई नहीं है। कुछ नहीं है। पुरुष कितने प्रताड़ित हैं। अभी सुभाष जी को आपने देखा, सुसाइड कर लिया उन्होंने। सुभाष जी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो मर गए ना, जाने ऐसे कितने सुभाष जी हैं जो जिंदा भी नहीं है हमें, और जो जिंदा हैं, भी मर रहे हैं। कितने सुभाष हैं जो जिंदा हैं, जीते जी मर रहे हैं। उनको अपने आप को सुभाष वाला रूप देने के लिए सुसाइड करना पड़ेगा। उनके लिए कानून बनने चाहिए, लेकिन कोई कानून नहीं है। अभी एक आईपीसी बीएनएस में कन्वर्ट हो गई है ना, उसमें एक नया कानून आया है कि एक लड़की और एक लड़का अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और किसी कारणवश लड़का उससे शादी नहीं करता, रीजन कोई भी हो, या तो लड़की समय मांग रही हो 5 साल रुक जा, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, भाई इकलौता लड़का है उसकी शादी जल्दी करनी है, तो वो महिला जाके तुरंत रेप केस लगा देती है। एक रिलेशन में क्या सिर्फ रेप का ही रिलेशन होता है कि सिर्फ शारीरिक रिलेशन ही होते हैं? मानसिक रिलेशन भी होते हैं, दिल के रिलेशन भी होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। उस इमोशंस का क्या, उस मेंटल स्थिति का क्या जो वो पुरुष झेल रहा है? बहुत मुश्किल है ना। उनके लिए कोई कानून नहीं है। अरे आप उस महिला को जेल मत भेजो, रेप मत लगाओ, लेकिन कोई ऐसा कानून तो बने, आपने मानसिक प्रताड़ना दी, इमोशनल प्रताड़ना दी, है ना, तो ऐसे केसेस एटलीस्ट वो ऐसे केसेस और ना बढ़े। आप ये देखिए, इस डर से ऐसे केसेस और ना बढ़े। पुरुषों को लेके मतलब जहाँ तक कि मेरी स्टडी है, बहुत ज्यादा रिजिड कोई कानून नहीं है जिसको लेके कि पुरुष कह पाए कि हाँ मैं भी अपने कानूनों का अधिकार यूज कर सकता हूँ, अपने लीगल राइट्स का यूज कर सकता हूँ। नहीं है। तो संवेदनशीलता अभी पुरुषों के लिए नहीं है। अरे क्या पुरुष के रेप नहीं होते? पुरुषों के रेप होते हैं। क्या कोई पुरुष जाके कह सकता है कि मेरा रेप किसी महिला ने किया है? अगर किसी थाने में जाके पुरुष ये बोलेगा ना मेरा रेप हुआ है, पहली बात तो कानून ही नहीं है, कानून में ही नहीं है, तो क्राइम कहाँ से हो गया वो? लेकिन क्या वो क्राइम नहीं है? क्राइम है। तो थाने में पुलिस वाले ही बोलेंगे, हंसेंगे, यार तेरी तो मौज आ गई, हमारा भी रेप करवा दे तू, ऐसा ऐसी कौन सी महिला है? वही मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ। का पात्र बन जाएंगे वो, हंसी का पात्र बन जाएंगे। नहीं कह सकती। हर पुरुष तो एक सा नहीं होता कि उसके पास जाके लड़की उसके साथ इन्वॉल्व हो रही हो तो उसे मजे आ रहे हो, उसे खुशी मिल रही हो। कुछ ऐसे भी होते हैं, नहीं मैं किसी आई एम कमिटेड किसी और से, राइट, तो नहीं वो इन्वॉल्व होना चाहते, तो क्या कोई कानून है? नहीं है कोई कानून। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं। पुरुषों की स्थिति दयनीय है आपकी, बहुत ज्यादा। चलिए, ये पुरुष सुन रहे होंगे तो जो पुरुष इस मतलब इस मानसिक प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं और कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं विकल्प होना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी भी है। महिला पुरुष समान है और आजकल की जैसा दौर है उस हिसाब से महिलाएं भी कम नहीं हैं, पढ़ने लिखने में हो, चाहे आप वो एक संवेदनशीलता या हमदर्दी का पार्ट एक अलग बात है, लेकिन कहीं भी बराबरी में ही हैं सभी लोग। एक्चुअली कानून क्यों बनता है या कानून महिलाओं के लिए क्यों बनाया गया था? क्योंकि एक टाइम पे महिलाएं बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे थी, पुरुष प्रधान देश हमेशा रहा है। बिल्कुल। पुरुषों को हर तरीके की आज़ादी थी, महिलाओं को नहीं थी। पर्दे में रखा जाता था, पढ़ने दिया जाता नहीं था, बचपन में उनकी शादी कर दी जाती थी, रोटी कपड़ा और मकान पर उनकी ज़िंदगी टिकी हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनको अधिकार दिए गए, लेकिन उनका जब मिसयूज हो रहा है, उनके अधिकारों का अगर वो मिसयूज कर रही हैं वो गलत है, तो किसी के अधिकारों का भी तो उल्लंघन हो रहा है ना। उनका तो ध्यान रखे सरकार या हमारा कानून, लेकिन उन अधिकारों की कोई बात नहीं करता। ऐसे बहुत सारे फिर केसेस ऐसे होते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते, लास्ट में कर तो रहे हैं सुसाइड। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक केस आया
हैदराबाद का, वो शादी कहीं और करना चाहता था। घर वालों ने जबरदस्ती शादी कहीं और करा दी। फादर ने बोला मेरे को अटैक पड़ रहा है, कर ली शादी। अब उस लड़की ने परसों सुसाइड अटेम्प्ट किया है, बच गया वो। ओह माय गॉड। वो मेरा ही क्लाइंट है। अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने उसकी वाइफ को एक नोटिस भेजा था कि भाई म्यूचुअल डाइवोर्स दे दे, बढ़िया रहेगा। उसने मना कर दिया कि मैं डाइवोर्स तो नहीं दूंगी, तूने मेरी जिंदगी, वो भी अपनी जगह सही है कि भाई शादी क्यों की तूने, एब्सोल्युटली, है ना, लेकिन वो गलत है। लेकिन फिर भी अगर शादी हो भी गई, ऐसा महिलाएं भी तो करती हैं, तो महिलाएं हार के केस कर सकती हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पुरुषों के लिए कोई केस नहीं, उनको वही कोई विकल्प कानून दिखता है नहीं कि मैं सुसाइड कर लूं, इसलिए केसेस बढ़ भी रहे हैं इसलिए बहुत सारे। एक्चुअली क्या है, महिला रो जाती है, महिलाओं के साथ सिंपैथी होती है, इतना समय होता है कम से कम उनके पास कि वो अपनी प्रॉब्लम अपनी सहेलियों से शेयर कर लें। लेकिन पुरुष तो रो भी नहीं पाती। पुरुष नहीं कहते। हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले मम्मी को फोन करके प्रॉब्लम ना बता पाए, लेकिन हमारी बात से वो थोड़ा हमें सुन लेती है ना। पुरुष लोग इतना फोन पे बात नहीं करते, 1 मिनट कर लेंगे हाँ मम्मी कैसी हो, लेकिन महिला कम से कम 10 मिनट बात कर लेती है, उन्हें एक मेंटल पीस मिलता है। लेकिन पुरुष के पास कौन सा मेंटल पीस है, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और वही फिर कारण में फिर वही कारण एक साइकिल चल रही है। तो आधे घरों में जो समस्याएं या कलेश रहते हैं वो ये भी एक कारण बिल्कुल है। जाने से पहले तनीषा जी, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि एक आखिरी सवाल कि जैसा आपने बताया कि परिवारों में ज़्यादातर कलेशों के क्या कारण होते हैं, रिश्तों में क्या कलेशों के कारण होते हैं और रिश्ते टूटने के भी क्या कारण होते हैं। जो नए कपल्स हैं, शादी के बंधन में बंध रहे हैं या बंधने वाले हैं या अभी रिसेंटली बंधे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनकी रिश्ते लॉन्ग टाइम तक चले और डिवोर्स का नौबत कभी ना आए? मैं ऐसे हर एक कपल के लिए यही कहना चाहूँगी कि एक तो वो एक दूसरे को समय दें, लेकिन स्पेस भी रखें एक दूसरे के बिल्कुल, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। देखिए शादी हमारी 25-30 साल की उम्र में हमारी शादी हो जाती है, आने वाले 40-50 साल हमें एक दूसरे के साथ जीना है। अब आप एक दूसरे में घुसे रहेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। स्पेस बहुत जरूरी है। मिसिंग शब्द, यार मेरी वाइफ कहाँ है, सुनो, मतलब इग्नोर भी मारो एक दूसरे को, थोड़ा सुने भी, है ना, कि जरूरत महसूस हो। और एक दूसरे को हर बात बताना जरूरी नहीं होता, हर बात बताने पर वो भी इशू हो जाते हैं, है ना। कुछ हर बात हर किसी से नहीं कही जाती, दोस्तों की बात दोस्तों से, माँ की बात माँ से, और पति की बात पति से की जाती है। बैलेंस रखें, रिलेशन बैलेंस रखना चाहिए। तो और छोटी छोटी बातें सुन के छोटी छोटी बातों का उनका ध्यान रखें। कुछ नहीं, हर 1-2 दिन बाद अपनी वाइफ को आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, है ना। कुछ नहीं, उससे पूछ ले पूरे दिन क्या किया तूने, केयर, रिस्पेक्ट, हाँ, या वो पूछ ले कि आज पूरे दिन तुमने ऑफिस में क्या किया। अगर दोनों वर्किंग है तो पूछें तेरी वर्किंग में कोई जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एक दूसरे के दोस्त पहले बने। हस्बैंड वाइफ तो आप बन ही गए, बिल्कुल, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच एक दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए, वो जरूर रहे। एटलीस्ट आपकी ना तो क्लोज आप रिश्तों में बनेंगे और एक दूसरे से बातें शेयर कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़े भी फिर उस हिसाब से कम होंगे। अगर दोनों वर्किंग हैं तो एक दूसरे की बीवियों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कितना कमा रहे हो, किसको दे रहे हो। वो जितना भी कमा रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और आप खुद भी कमा रही हैं। एक रिश्ता रिस्पेक्ट वाला भी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। बीवियों को लगता है कि अपनी माँ को क्यों पैसा दे रहा है, आप ये सब चीजों में ना इन्वॉल्व। 7 बजने के बाद तू घर बाहर नहीं जाएगा, दोस्तों के साथ नहीं बैठेगा, ना रखें, इतनी ज्यादा पाबंदियां ना बनाए, और पति भी अपनी पत्नी पे ना बनाए, उसको जीने दे, है ना। थोड़ा फेथ रखें। हाँ, फेथ रखें। अगर आप फेथ नहीं रखेंगे और एक एक चीज पे ऐसे ध्यान देंगे जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं, तो सारे एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह चलने लगते हैं। फिर उन सब से बचने के लिए, डाइवोर्स से बचने के लिए एक दोस्ती बना के रखें नया कपल। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत शानदार जवाब तनीषा जी। चलिए, आज बहुत सारे विषय पर हमने चर्चा की तनीषा जी, और बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिए, बहुत खूबसूरत बातें कहीं, महिलाओं के हक में भी कहीं, पुरुषों के हक में भी कहीं, और आप ये भी बताया आपने कि आप समाज हित के लिए
वकालत तो आपका पेशा है ही, लेकिन आप समाज हित के लिए भी इस वकालत का यूज़ करना चाह रही हैं। और प्लस जो ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रताड़ित हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो चाहते हैं कि ऐसा वकील हमारे पास हो, उनकी बातें भी कॉन्फिडेंशियल रहें, गुप्त रहें, और वो अपना केस कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहें, इस तरीके से ऐसे वकील हों, और जो लालची भी ना हो, तो वो तनीषा जी से ज़रूर कांटेक्ट करें। आगरा कोर्ट में ये बैठती हैं तनीषा जी, इनका नंबर हमारे आपको स्क्रोल पर मिल जाएगा। आप हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम नए पॉडकास्ट में नई चर्चा के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।